Hello, friends. A very warm welcome in this series for Journal Studies Paper 2. 11 questions we are taking in a tow, and then we will try to understand what we can add and really a kind of an internal restructuring or a kind of sequencing of words, vocabulary, flow, rhythm, even the kind of information which is there in the answer, how we can make it more efficient and purposeful. There is no shortcut. These are written in examination-like condition. These are written with a flow and with an open, positive, constructive, critical process is followed. तो एग्जामिनेशन जैसा मांगता है वैसी कोशिश है, and that is what had paid dividends to us till now, and we will continue developing and raising the bar. Question says traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India. ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक कल्चर दोनों। तो पॉइंट ये है, कमेंट करना है, यानी कि ना तो आपको नकारात्मक ज्यादा विचार लेके आने हैं और ना आपको जो है ऊंची दुकान और उसके बाद उसको फीका पकवान एकदम बता देना है। So bureaucracy forms the ivory framework of Indian governance system crucial to fulfill political justice. अब पॉलिटिकल जस्टिस आपने बोल दिया, लेकिन अगर बहुत क्रिटिकली सोचा जाए तो इकोनॉमिक जस्टिस भी ब्यूरोक्रेसी करती है, और लिबर्टी से लेकर प्रीएम्बल के जितने भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं सभी को ब्यूरोक्रेसी ही आगे कराती है। ब्यूरोक्रेसी ही है जो सिंस इंडिपेंडेंस, इमरजेंसी आ गई, फेमीन आ गया, बाढ़ आ गई, इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया, ब्यूरोक्रेसी ने ही पूरे भारत को एक रखा है। ऑल इंडिया जो हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं, वो वाकई इसीलिए है कि ब्यूरोक्रेसी हैड प्लेड समवेयर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ए क्रिटिकल रोल। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑल्दो प्रोवाइड द फाउंडेशन, क्योंकि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक हैव हैम्पर्ड बोल रहा है वो, हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आप इस बात पे जब आते हैं तो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑल्दो प्रोवाइड द फाउंडेशन बट दिस एग्जिस्ट ए फ्यू इरिटेंट्स, बिल्कुल सही बात है, दैट हैम्पर्ड द एफिशिएंसी। तो रेड टेपिज्म नहीं है पहला ये है, पहला जो सबसे पहला इरिटेंट है ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में, इनएक्सेसिबिलिटी इज द फर्स्ट वन। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट एक्सेसिबल। ब्यूरोक्रेसी बिलीव कि भाई वो तो भाई वही आइवरी टावर जब आपने ऊपर लिख दिया, तो आइवरी टावर का मतलब ये है कि आपको मुझे भी एक्सेस अगर करना है तो उसके लिए मुझे मेरे पास टाइम आपको स्लॉट लेना पड़ेगा, और उसके बाद वो कम से कम 2 बार कैंसिल भी होना चाहिए, फिर भी आप ही स्लॉट लोगे। दैट इज कॉल्ड इरिटेंट। पार्टिसिपेटिव और फॉरवर्ड लुकिंग और झोंकने वाला एटीट्यूड नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी में नहीं होता है। ब्यूरोक्रेसी ऑब्वियसली वर्क्स थ्रू इनएक्सेसिबिलिटी। तो पहला होना चाहिए इनएक्सेसिबल। दूसरा फिर आप कह सकते हो कि जो आप कह सकते हो जो पब्लिक इनएफिशिएंसी है, पब्लिक इनएफिशिएंसी और पब्लिक जो वे ऑफ लाइफ है वो इमोरलिटी को कहीं ना कहीं दर्शाती है, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कम है, इनएक्सेसिबिलिटी कम है, लोगों को अपने राइट्स कम पता है। तो ब्यूरोक्रेसी भी कोशिश नहीं करती है उसको कि उसको बहुत ज्यादा पारदर्शी बना दे, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बना दे। ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर का है। पॉलिटिकल नॉन न्यूट्रलिटी अगर आप एकदम से वो बोल दोगे तो ऐसा नहीं है, आप कह सकते हो बायस्ड। हाँ, नॉन न्यूट्रलिटी है वो। लेड टू एटीट्यूड ऑफ फेवरेटिज्म दैट कॉम्प्रोमाइज एथिकल गवर्नेंस। ये एट टाइम्स है, ये हमेशा ऐसा नहीं हो रहा है। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर का आप कह सकते हो, इन द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर देयर मे बी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड पॉलिटिकल बायसनेस। आपको ऐसे फ्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि ये कमेंट बोल रहा है। कमेंट में भी लेकिन अगर हम पॉइंट बना रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो गया, वो टिप्पणी करने को बोल रहा है। इंस्पेक्टर राज एंड लाइसेंस राज टर्न्ड ए बिग रोड ब्लॉक टू प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ, ट्रेडिशनल उसमें है, बिल्कुल आपने ठीक बोला। एमरजेंस ऑफ क्रॉनिक कैपिटलिज्म व्हेन इंटेंशनली वन कैपिटलिस्ट इज अवॉर्डेड टेंडर्स, बिल्कुल सही बात है। All these factors have resulted in poverty escalation due to joblessness and hunger in the decades of 70s. Mismatch in needs and greeds caused by misallocation of resources. And traditional bureaucratic structure is now evolved from stakeholder dominance. Evolved to होना चाहिए, now evolved to stakeholder dominance to accountability driven through digitization and local active India. तो अच्छा है, सारी चीजें आपकी इसमें दिखाई पड़ रही हैं, सारे वर्ड्स भी आ रहे हैं, लेकिन जो 1 2 3 हमने बनाया वो और सटल और सिंपल हो सकता है, और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है ये। तो आप सीधी सादी बात आप कह सकते हैं कि इनएक्सेसिबिलिटी है पहली बात। तो दूसरा
क्योंकि हायरार्किकल ब्यूरोक्रेसी है, और पब्लिक सर्विस जो है वो सेंटर में ना होके रूल्स और रेगुलेशन है सेंटर में। रूल कहता है 5 बजे के बाद ऑफिस बंद हो गया, लेकिन भैया पूरा डिस्ट्रिक्ट तो तेरा डूबा पड़ा है, तो फिर 5 बजे के बाद बंद होने का क्या मतलब है? बात यह है कि लोग तो जो है वो लैंडस्लाइड में जो पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट में 5 गांव टूट गए, डूब गए, ब्रिज टूट गए, लेकिन कलेक्टर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब, एसपी साहब के साथ अपने आप प्रोएक्टिव दौरे पे नहीं जाएंगे। एमएलए को बोलना पड़ेगा तब आप जा रहे हैं, और जाने के बाद भी आप जो है ना कोई प्रोएक्टिव रोल नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है हर साल ऐसा होने वाला है। तो आप उसके लिए कोई निविदा नहीं बना रहे हैं, आप उसके लिए कोई नोट नहीं तैयार कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से सरकार को भेजें। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में आप एक्टिवली नहीं बोल रहे, तो इनएक्सेसिबिलिटी हुई तो लेथार्जी है। तो फिर पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच सेंटर में नहीं है, पब्लिक सेंट्रिक अप्रोच सेंटर में नहीं है, तो इसका मतलब वो है कि आप जो है कानून और व्यवस्था, यानी आप डिफेंसिव अप्रोच से काम कर रहे हैं, कि आपको जो है अपनी कुर्सी बचा के रखनी है, बस बात खत्म। तो वो आपको ऐसा एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, और आपके बिना एग्जैक्टली लिखे स्कोर आना मुश्किल है। तो अच्छा है, बहुत सारे पॉइंट्स आए, सब कुछ आया और बढ़िया आंसर है, लेकिन वही बात है कि आप खुद महसूस करेंगे तो आप बता पाएंगे। एग्जामिन द मेन प्रोविजंस ऑफ नेशनल चाइल्ड पॉलिसी एंड थ्रो लाइट ऑन द स्टेटस ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। मान लीजिए हमें नेशनल चाइल्ड पॉलिसी नहीं पता है, जो कि चांसेस है 90% बच्चों को नहीं पता होगा। पॉलिसी तो बहुत सारी है ऐसे तो। अब आज चाइल्ड पॉलिसी आ रहा है, कल आ जाएगा फिजिकल डिसेबिलिटी की पॉलिसी, परसों आ जाएगा भाई कि सिर्फ हिल स्टेट्स की पॉलिसी बताइए, फिर आ जाएगा सिर्फ जो है कोस्टल एरिया की पॉलिसी बताइए, फिर आ जाएगा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी बताइए। कितनी याद करेंगे? तो पॉइंट ये इसी में से निकालना पड़ेगा। तो आपको मेन प्रोविजंस नहीं पता है, लेकिन आपको मेन प्रोविजन एग्जामिन करने हैं बेसिकली। वो बिना प्रोविजन पता हुए भी एग्जामिन करने हैं। So growth and progress of children in country is an indicator of the trajectory of future of the nation, as said by Dr. Abdul Kalam, following the constitutional ideals। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो कहता है ना चाइल्ड के लिए, डीपीएसपी में भी कह रहा है, आर्टिकल 14 भी कह रहा है, आर्टिकल 21 भी कह रहा है। तो आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब को जब ले ही आए, तो फंडामेंटल राइट्स को भी बोल देते या कुछ बोल देते, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, तो भी जब तो कॉन्स्टिट्यूशन भी जुड़ गया। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी इज वन ऑफ द कैटलिस्ट फॉर द वेलफेयर पॉलिसीज एंड बेनिफिट्स ऑफ चिल्ड्रन। प्रोविजंस एंड स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। Reduce the infant mortality rate, Article 21, through national security measures. Schemes like PM Matru Bandhu Yojana, institutional deliveries and PHC's accessibility have led to reduction by 30%. बिल्कुल सही बात है। Increase in enrollment in the primary education and retain it. Article 51A, Right to Education Act 6 to 14, have led to 95% enrollment. Abolition of child labor in integration with non-actor states like CRY and NGO. Article wonderfully written. गांधी एंड डीपीएसपी वोकेशनल स्किल्स बीइंग अवेलेबल थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। लेकिन जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, उनके लिए जो आप इंटीग्रेटेड चाइल्ड पॉलिसी, जो आपकी आईसीडीपी है, आंगनवाड़ी है, फिर उसके बाद आप उनके बाद आप मिड डे मील स्कीम को जो आपने यूनिवर्सलाइज बनाया है, और साथ में आपने जो पॉक्सो लेके आए आप, बच्चों को जो इमोशनल और मेंटल और जो उनकी फिजिकल सुरक्षा की बात है, और जो लाखों बच्चे जो हर साल गुम हो रहे हैं या किडनैप कर लिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे से लेकर, मंदिरों के परिसर से लेकर, गांव के आसपास से, वो उनका क्या होगा? और उसके बाद जो कमिटमेंट है कि हर लड़की, खासकर नेशनल चाइल्ड पॉलिसी में गर्ल चाइल्ड के ऊपर बहुत फोकस है, और साथ में वो चाइल्ड जो स्पेशली नीड चिल्ड्रन है, उनकी एजुकेशन का क्या होगा? उनके लिए जो स्पेशल प्रोविजन है, वो तो सब आपने आपकी पॉलिसी में आए ही नहीं। तो आपकी नेशनल चाइल्ड पॉलिसी, वही बात है कि मेम साहब, मिथुन चक्रवर्ती की मूवी में जैसे होता था कि भैया, या अमिताभ बच्चन हर मूवी में कुली बन जाएगा, अरे साहब अपुन के बारे में क्या मालूम आपको, अपुन खोली में सोता है, अपुन इधर ही मरेगा। तो वो वाला मतलब राजा साहब वाली बात आ जाती है। तो पॉइंट ये है कि आपको पूरे एलिमेंट्स लेके आने पड़ेंगे, तब जाके आप उससे पूरा जस्टिस कर पाएंगे। तो ये अच्छा है, मेन स्ट्रीम है, और 50% तो स्कोर, अगर मान लीजिए टॉप नॉच बच्चे का आ रहा है तो हमारा 41 आएगा, 40% आएगा। और अगर सबके 45% आ रहे हैं, मतलब टॉपर के 45% आ रहे हैं, तो इसमें 39 आ जाएगा। टॉपर का 50 आ रहा है तो इसमें 41% आ जाएगा। इस कंपेरेटिव एनालिसिस से आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे।
The broader aim and objectives of WTO are to manage and promote international trade in the era of globalization. But Doha round of negotiations seem doomed due to differences between developed and developing countries. Discuss in the Indian perspective. तो पहले आपने दोहा राउंड लिखा बिल्कुल सीधा, लेकिन आप उससे पहले लिख देते कि जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं डब्ल्यूटीओ के ग्लोबलाइजेशन की इरा के साथ साथ जो पैरेलल प्रोटेक्शनिज्म का इरा आ गया है और उसको लाने वाले भी डेवलप कंट्रीज ही हैं, उसके अंदर दोहा राउंड का सक्सेसफुल होना और भी मुश्किल है। तो ये लाइन आपके लिखते ही जो है आंसर के एक धारा बन जाएगी। लेट टू डिफरेंसेस ओवर मार्केट एक्सेस एंड एग्रीकल्चर सब्सिडीज between developed and developing countries still remains unresolved and has hampered the global trade by 5% as per WTO. India has taken principled stand to promote multilateralism, yet in an equitable manner, not to compromise on the interest of global South. Agreement on agriculture agrees to subsidize worth 12% in market value food grains under Blue Box. It is important to ensure food security need revision, climate change and its impact on yield remains unaccounted. India also does not permit opening of agriculture and allied sector as it still remain uncompetitive as compared to developed world. For example, not send RCEP as a हम अनकॉम्पिटिटिव नहीं है, हम बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन हमारी लाइवलीहुड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वही हमारे आप में अपना कंपटीशन है। तो अपने आप को आपको अनकॉम्पिटिटिव है, ये आपको जब लिखना पड़ेगा, ये बात जब लिखनी पड़ेगी जब ऐसा भारत के प्रधानमंत्री ने कहीं बोला हो, भारत की फॉरेन पॉलिसी बोल रही हो, भारत का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोल रही हो। कौन बोल रहा है ऐसा? अगर डब्ल्यूटीओ के पर्सपेक्टिव में जो इंडिया के डब्ल्यूटीओ रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कमिश्नर हैं, वो भी ऐसा नहीं बोल सकते। इंडिया तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, इंडिया को आप बराबर प्लेटफॉर्म तो जाके दिखाओ, फिर पता चलेगा कौन कॉम्पिटिटिव है कौन नहीं है। फिशरी सेक्टर इज टू पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन डब्ल्यूटीओ बिकॉज दैट ऑल्सो रिक्वायर्स फंडिंग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। आप बराबर का पैसा इन्वेस्ट करा दो इंडिया में भी और फिर उसके बाद सारा बाजार खोल दो। डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसा नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। तो इसलिए अपने आप को आपको सेल्फ प्रिजर्वेशन पहले करना है, फिर बताना है ऐसा। Subsidies provided by the developed West like US is not a point of debate that distorts free trade agenda of WTO. Yes, definitely they are not ready to put their foot, इसीलिए ना डिफरेंशियल एटीट्यूड है, इसीलिए जो है स्पेशल एंड स्पेशल एक प्रोविजन बनाए गए हैं डेवलपिंग और लेस डेवलप्ड कंट्रीज। Therefore, revision of agenda of Doha round is needed to align with new realities of 21st century, re-globalization with increasing protectionism. अच्छा लिखा, सही लिखा, लेकिन एक लेयर और आ सकती है। Evaluate the economic and strategic dimensions of India's look-east policy in context of post-Cold War international scenario. So India's look-east policy has transitioned to act-east policy, which reflects the strategic importance of Northeast India and Southeast Asian nations to overall rule-based order in the Indo-Pacific. बिल्कुल सही बोला, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा शुरुआत है। और इसमें आप एक बस बोल सकते हैं कि कैसे वर्ल्ड का जो 45% जीडीपी है, या वर्ल्ड का 40% एटलीस्ट जीडीपी है, या वर्ल्ड का जो 40%, वर्ल्ड का जो 65-70% ट्रेड है, वो इंडो पैसिफिक से जुड़ के आ रहा है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिवन चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी इज अलाइंड एज पर इंडियाज प्रायोरिटीज ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बढ़िया, ठीक है। रशिया चाइना रिलेशनशिप हैज स्ट्रेंथेंड ओवर टाइम। इंडिया इनॉग्रेटेड चेन्नई टू व्लादिवोस्टोक ट्रेड रूट। लेकिन हम जो है लुक ईस्ट पॉलिसी बोल रहे हैं, तो आप सर ईस्ट ही तो हुआ, तो रशिया और वो इंडो पैसिफिक रीजन से तो ट्रेड रूट जा रहा है। हम बिल्कुल इंडो पैसिफिक, तो रशिया तो आपका वेस्ट में हो गया, चाइना आपका ऊपर हो गया। बात होनी चाहिए साउथ ईस्ट एशिया की, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ आप। तो आप पहले सबसे जो घर के पास की चीज है, जो आपका कालादान पोर्ट और जो आपका ये जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की जो बात है, पहले वो ले आते हैं आपकी, भाई वो जोड़ देगा थाईलैंड को कलकत्ता से, और नॉर्थ ईस्ट के साथ आपका कॉरिडोर बन जाएगा और बांग्लादेश आपका रिडंडेंट हो जाएगा। दूसरा आप बोलते साथ में कि कैसे बे ऑफ बंगाल स्ट्रेटेजिकली हम उसको डेवलप करने की बात करते हैं। तीसरा फिर आप बोल सकते हो कि कैसे इंडिया ने म्यांमार को म्यांमार के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखा, दो अनलाइक अनलाइक चाइना हम उतना नहीं कर पाए। चौथा फिर जो है आपके जो इंडिया और सिंगापुर के जो रिलेशन है, सिंगापुर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफडीआई, आउटवर्ड एफडीआई हमारा डेस्टिनेशन है, और हमारी इतनी सारी कंपनीज, हमारे इतने बड़े बड़े जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, सबके हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। सिंगापुर प्रोवाइड्स मार्केट
इकोनॉमी पर्सपेक्टिव, और फिर आप डायस्पोरा की बात भी कर सकते हो। तो पोस्ट कोल्ड वॉर सिनेरियो में हमने जो है न्यूट्रल स्टैंड नहीं लिया है, हमने हमेशा स्ट्रेटेजिक स्टैंड लिया है विद रिस्पेक्ट टू साउथ ईस्ट एशिया, विद रिस्पेक्ट टू ईस्टर्न वर्ल्ड। और वो स्ट्रेटेजिक के कारण ही आज जो है हमारा ट्रेड रिलेशंस, हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, चाहे फिर वो कोई भी कंट्री हो उसके साथ हमारे बहुत अच्छे रहे। ब्रुनई, फिर आप जो है आप इंडोनेशिया पहुंच जाते हो, इंडोनेशिया भी पहुंच गए आप, तो इंडोनेशिया से आपका पाम ऑयल आ रहा है, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है उसका। इंडिया के साथ इंडोनेशिया जो है आपका G20 का पार्ट भी है। तो वो सारे एलिमेंट आप लेके आने, और आपको नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है वो उसकी आपको इकोनॉमिक वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी कि उसकी जीडीपी का अनलॉकिंग जो है 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव हो गया। और स्ट्रेटेजिक में आपको बताना पड़ेगा। हाँ, फिर आप बोल सकते हैं कि चाइना के लिए भी हम तैयार हैं। हमारा वो फ्रंट जो है वो हमारा चाहे फिर वो बॉर्डर विलेजेस हों, चाहे फिर वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे फिर वो हाईवेज हों, चाहे फिर वो रेलवे नेटवर्क हो, हमने आगे तक उसको पेनिट्रेट कर दिया है। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं हम। आई जस्ट नैरेटेड कपल ऑफ पॉइंट्स। सो आपने एक मिनट जब आपने ये बोल दिया, डिफेंस रिफॉर्म्स विद डेवलपिंग डिप्लॉइंग थिएटर कमांड्स एंड ट्राई सर्विस कमांड इन इंडियन निकोबार आइलैंड, बिल्कुल सही बात है। रीजनल सिक्योरिटी रिवाइविंग रोल ऑफ बिम्स्टेक एंड सिक्योरिटी कंक्लेव विद श्रीलंका मालदीव्स। अब श्रीलंका कहाँ पहुंच गए हम? अब श्रीलंका वही बात है कि हमें उधर जाना है। तो आपने मतलब बहुत ही ब्रॉड लिखा, 5 नंबर पॉइंट बहुत अच्छा है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर सस्टेनेबल एंड सेफर बाईपासेस चाइना। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो मतलब इनडायरेक्टली तो आप बोल सकते हो, लेकिन डायरेक्टली तो आपको म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम वियतनाम लेके आ सकते हो। स्पेसिफिकली कैसे वो एक इकोनॉमिक पावर हाउस बना है, और इंडिया वियतनाम रिलेशंस बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ और स्ट्रैटेजिक हैं। तो इसीलिए हम चाइना के उसको इन्फ्लुएंस को हम निगेट भी कर पा रहे हैं। चलिए आगे। Increasing cross-border terrorists in India and growing interference in internal affairs of several states by Pakistan are not conducive for the future of SARC. SARC is significant to actualize the India's vision of Act West policy. अब इंडिया ने, आपने शुरू में ये कह दिया कि सार्क सिग्निफिकेंट है वरना इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी नहीं हो पाएगी। तो आपको ये कहना है शुरू में ही कि सार्क जो है, सार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, किंतु फिर आपने जो बोला किंतु इंडिया इंडिया प्रैक्टिसेस इंडिया प्रैक्टिसेस द प्रिंसिपल ऑफ टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट डू साइमल्टेनियसली। सो हमने तो सार्क से अपने आप को बड़ा कर दिया है। बिना सार्क के भी हमने ब्रिक्स, बिना सार्क के भी हमने एससीओ, बिना सार्क के भी हमने जो है जो आपका इंडियन ओशियन वाली जो एक बॉडी है, उसके बाद बिना सार्क के भी हमने वेस्ट के साथ भी। तो हमने सार्क तो हमारे लिए जो चाहवार पोर्ट है वो है हमारे लिए। सार्क को हमने बाईपास नहीं किया, लेकिन वही बात है, सार्क को हम बार्गेन चिप नहीं बनने देंगे। तो सार्क फंक्शनिंग हैज कम टू ए हॉल्ट सिंस 2014। बिल्कुल, चलो ये तो बात ऑलरेडी क्या ही रहा है, तो आपको सार्क पे बात करनी है कि सार्क जो है वो कैसे साउथ एशिया का जो फ्री ट्रेड रिजीम है, साउथ एशिया का जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, साउथ एशिया का जो कल्चरल इंटीग्रिटी है, कल्चरल इंटरेक्शन मुझे कहना चाहिए, इंटीग्रिटी नहीं, हाउ दैट इज हैम्परिंग। हमें ये दिखाना है कि उसके बिना भी हम इंडिया ने जो है नया पर्सपेक्टिव डेवलप कर दिया है। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लेड अटैक्स टू फ्री बलूचिस्तान वो है, लेकिन उसमें हमें क्या लेना देना। यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान इतना दखल अंदाजी कर रहा है और वो सार्क को उसका रैंसम बनाना चाहता है और हमें ब्लेम करना चाहता है कि हमने सार्क को रोक दिया, तो तू बोलता रहे, हमने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। तो ये हमें लेके आना पड़ेगा और वही उसी डायरेक्शन में आंसर आना चाहिए। तो आंसर जो है मतलब अपने मुद्दे से हट गया, और जो हमने अलग अलग पॉइंट बताए वो हमारे माइंड में तो कनेक्टेड हुए, लेकिन वो सरफेस के ऊपर कनेक्ट नहीं हुए। तो सार्क का आंसर हमारा FATF की ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान, ये सब कारण ठीक है। तो ये कारणों का कोई आंसर से कोई लेना देना नहीं है। आंसर में बताना हमें ये पड़ेगा कि कैसे सार्क रिवाइव हो सकता है, तो क्या होगा
सार्क अगर चलता है तो क्या होगा, और सार्क नहीं है तो हम कैसे चला रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा। तो ऐसा हमने सार्क के बिना भी दुनिया हमने चला दी है। पाकिस्तान, जैसा आपने बिल्कुल सही लिखा कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी लाइव्स आर नॉट गारंटीड इन एनी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सार्क, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड वेलफेयर विल रिमेन a distant dream for the for the perpetrator country। जो परपेचरेटर है, या फिर जो जो द कंट्री जिसका नाम भी यहाँ लिखा है पाकिस्तान, अब भोग पाकिस्तान को पकड़ के बताओ उसको। तो आंसर अपनी लीक से जो है हट गया। चलिए आगे। सर व्हाट आर लेकिन द इस एम्स एंड ऑब्जेक्ट। वो क्या डायरेक्ट करें? तो नहीं पूछा है कि सार्क को कैसे रिवाइव करना चाहिए, इम्पोर्टेंस ऑफ सार्क तो नहीं पूछा उसने। उसने नहीं देखिए, टेरर और वो पाकिस्तान कह के वो रहा है अटैक। नहीं, वो कह रहा है कि भाई इंक्रीजिंग क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इन इंडिया एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस आर हम्म। नॉट कंड्यूसिव फॉर द फ्यूचर ऑफ सार्क। हम्म। हाँ, तो बिल्कुल नॉट कंड्यूसिव है। एक्सप्लेन विद एक एग्जांपल्स। सूटेबल इसलिए एग्जांपल्स, मैंने तो इंस्टेंस। आपने एग्जांपल बता दिया। आपने ये बता दिया आपने कि भाई कि ये अटैक हुआ या ये हम्म। हुआ और सार्क रुक गया। जी। ठीक है, लेकिन जो सार्क मतलब सार्क रुक गया, सार्क तो ठीक है, फ्यूचर जो सार्क का है उससे क्या होने वाला है। मान लीजिए सार्क का फ्यूचर साउथ एशिया के जो 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 चीजें होनी चाहिए, या जो साउथ साफ्टा है, जैसे साउथ एशियन फ्री ट्रेड, जो एक पूरा का अग्रीमेंट। पूरा प्रिंसिपल एग्रीमेंट है, एक पूरा प्रिंसिपल है, तो हमने तो उसको भी वो बढ़ा दिया। तो आपने बात तो सही कही कि भाई, लेकिन पॉइंट ये है कि हम ये बोल दें कि अ, इस वजह से ये नहीं, तो सूटेबल कैसे नहीं है, या तो ये पूरा एक्सप्लेन होना चाहिए कि सूटेबल कैसे नहीं है। हम सिर्फ ये बोल के नहीं रुक सकते कि अटैक हो गया। हम ये हम्म। पहले बता दें, आसान तरीका ये है कि सार्क से ये हो रहा है और पाकिस्तान ने ऐसे कर दिया, या पाकिस्तान ऐसा करता है, तो जी। सार्क साथ में डेवलप नहीं हो सकता, वो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और फिर हम्म। हम क्या कर रहे हैं, एक पैराग्राफ में ये भी आना चाहिए। हाँ जी सर। मैकब्राइड कमीशन, ठीक है। Critically examine the Supreme Court judgment on NJAC 2014 with reference to appointment judges of higher judiciary in India। तो क्रिटिकली एग्जामिन कह रहा है, यानी आपको एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया बहुत अच्छा किया, तो क्यों किया, या वो जो हुआ वो गलत हुआ या नहीं होना चाहिए था। एनजेएसी जो है वो नहीं मतलब शॉट डाउन होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनजेएसी एज द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर doctrine of Keshanand Bharti case 1970। NJAC included members of executive to appoint judges along with from judiciary, but Supreme Court stated it would also violate the principle of separation of powers and form the better। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। Will compromise with the integrity of judiciary। The second judges case 1991 devised colonium system that recommended names for judicial appointment। बिल्कुल सही बात है, और was restored by SC। The debate still continues where it is seen that there are appointment delays by the government of judges as raised by SC। There are names are referred back again by the government for reconsideration। वो तो देखो सेकंड पॉइंट तो होता है, वो होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जो आपको बीच में डाल देना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो फ्री, फेयर और जो अनबायस्ड और जो एकदम कहना चाहिए कि एकदम बिना किसी डर और बिना किसी भेदभाव के जो डिसीजन हो सकता है, वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी हो सकता है। ये बेड रॉक है, और उसके लिए संविधान ने हमें दिया है, तो हम कैसे उसको वो कर दें। इट विल बी अ काइंड ऑफ ट्रेविस्टी। जो माई लॉर्ड की जो पोजीशन है उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये वाला इसमें एलिमेंट है। बाकी आपका बहुत अच्छा है, पॉइंट्स है सारे। ये जो आपने कहा ये बहुत अच्छा लिखा कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वुमेन जजेस सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके लिए भी है भाई, अब सो फार नो वुमेन हैज सर्व्ड एज सीजीआई। कहाँ से उठा के वुमेन को ऊपर बिठा दे, वुमेन पहले वकील बने, वुमेन फिर आगे आए, फिर वुमेन की सीनियरिटी होगी, वुमेन का हायरार्की आएगा। नेपोटिज्म, और ये आप लिख सकते थे कि नेपोटिज्म, पार्शियलिटी, डिबेट की बात सरकार बोलती है कि वो और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वेन एवर समथिंग रॉक्स द क्रेडल। लेकिन अब सीधा वुमेन चीफ जस्टिस तो वो मतलब कैसे बनेगी।
जब तक वो पूरी सीनियोरिटी को पार करके आएंगी तब तो बनेंगी, उसमें तो यार दिक्कत है लेकिन नहीं वही ना। बात है ना, जजेस ही नहीं है वुमेन, तो फिर बस सीजे, फिर अब क्या ये कर, तो नहीं बोल रही मैं कि डायरेक्ट सीजे बना दो। नहीं, सो फार नो वुमेन हैज सर्व्ड एज सीजीआई। तो अब सो फार नो वुमेन हैज सर्व्ड एज सीजीआई अगर मैं इसको ले लूं और आप नेता की तरह इसको बोलें, तो इसका अर्थ यही है कि भाई देख ले, औरत ना बनी अब तक कोई, लेकिन औरत हम्म। बनेगी कैसे? तो ये पॉइंट लिखने की जगह मतलब आप अच्छा लिखा है, लेकिन मैं तो इसको क्रिटिकली बता रहा हूँ क्योंकि वो तो मांग ही रहा है क्रिटिकली एग्जामिन। तो अब कैसे कौन लेगा? आप जिसको अपने फेवर में ले लो, हम तो फेवर में नहीं लेंगे। तो बात ये है, हम चीज को लेंगे कैसे? तो इंक्रीजिंग जी। नंबर ऑफ वुमेन जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, और ये एक डिबेट है, मतलब मोर एक्सेस टू वुमेन इन जुडिशरी, ये डिबेट है। हम्म। समझे? ज्यादा एक्सेस होना चाहिए वुमेन का। और सरकार तो जब जुडिशरी के ही भाई भाई आपस में हल्ला मचा के जब हल्ला होता है, तब सरकार बोलती है कि अरे हम देखो कर लेते, जैसे अभी हमारे ऑनरेबल एक्स वाइस प्रेसिडेंट कोशिश कर रहे थे, हम्म। लेकिन अफसोस। Simultaneous election to the Lok Sabha and the state assembly will limit the amount and time of money spent in election, which will reduce the government's accountability to the people. हमने इसको critically examine बोला था। तो recently Ramnath Kovind led committee examined the scope of simultaneous elections in India. It made the following recommendation: achieve fiscal prudence, phased approach, people good governance, proper good governance with reduced time spent on political rallies, increased welfare tendencies. Currently, the 1.3 lakh, wonderful. Size of India, there is always elections taking place in one state or another. Election cycle चलती रहती है. Time state will be devoted to policy forming, safeguarding citizens. But few concerns have emerged. What if government loses majority before 5 years? Panchayat elections are kept out of its framework. Will it curb the practice of horse trading, not meant to violate 10th schedule? Will it sync with the scale and size of the Indian geography? तो इसमें आपको बताना चाहिए था, वो जो 2-3 अमेंडमेंट की बात जो कमेटी ने, रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने जो रिकमेंड करने की बात की कि उसको अमेंडमेंट करने के लिए वो ये हाफ ऑफ द स्टेट्स मस्ट ऑल्सो रेटिफाई। जी। वो अमेंडमेंट के बाद भी क्या ऐसा सिचुएशन हो सकता है? मान लीजिए राज्य सरकार ही बीच में इमरजेंसी लगानी पड़ गई, फिर क्या होगा? तो हम्म। डिबेट ये है कि वो आपने राज्य सरकार पे लगा दिया, एनिमेटेड सस्पेंशन भी कर दिया, या सरकार गिर गई, तो आप कहते हो कि दूसरी सरकार जो चुन के आएगी वो सिर्फ 2 साल के लिए, अगर टेन्योर बचा तो 2 साल के लिए चुन के आएगी सिर्फ, हाँ एक जी। साल के लिए चुन के आए तो सिर्फ एक साल के लिए चुन के आएगी। तो इज इट रियली फेयर टू द पीपल? हम्म। आपको वो मुद्दा उठाना पड़ेगा कि ऐसा थोड़ी ना है कि भाई अब सर लोग तो 5 साल के लिए देना चाहते हैं, लोगों को हाँ मौका। जी। सरकार को 2 साल में क्या जस्टिस कर पाएगी? 2 साल में हल्ला मचाएगी वो कि हमें और हम्म। मौका मिलता तो हम पता नहीं क्या कर देते, हम तो लुट गए हैं, हमें दोबारा बुलाइए। तो वो जो असली मुद्दे हम्म। हैं एक दो और वो भी लेके आइए। बाकी आपने बहुत कोशिश की है इसमें, और आई थिंक वेरी गुड फ्रेमवर्क विद इन द लिमिटेड टाइम। हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस? डू यू एग्री विद दिस व्यू दैट इनफॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स हैव इमर्ज्ड एज मोर पावरफुल देन फॉर्मल प्रेशर ग्रुप्स इन रीसेंट ईयर्स? पहले आपने बता दिया, फॉर्मल ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट लिंचपिन ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक इकोसिस्टम दैट स्ट्रेंथेन्स बॉटम ऑफ गवर्नेंस मॉडल। They influence the political process in multiple ways. Policy making has seen through FICCI and SOCHM lobbying, for example, boost agriculture exports through diversification to horticulture, complementary role to economic growth for self-help groups, awareness of rights through labor groups and trade unions, new labor codes and workshop for workers. Formal pressure groups are the ones that actively engage and work with the administration, and informal that form the media like social media that greatly influence decision making. Campaigns on Facebook and Instagram about possibility of manipulation of EVMs. Okay. Ads that run lead to data collection as seen in Cambridge Analytica case, informal group dominated. In the recent past, the role of both formal and informal groups have taken central role and needs to be effectively monitored, regulated to maintain free and fair political process of India. So I think क्वेश्चन को अगर हम उसको उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो कह रहा था कि डू यू एग्री विद द व्यू इनफॉर्मल हैव मोर इमर्ज एज मोर पावरफुल देन द फॉर्मल वन? तो ये आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है और क्यों है। आपने ये तो बता दिया इनफॉर्मल और फॉर्मल, आगे चलिए। फिर आपने फॉर्मल भी बता दिया बाद में, और द रोल ऑफ बोथ प्रेशर ग्रुप्स हैव टेकन सेंट्रल रोल भी बता दिया। लेकिन वो एक बोल रहा है कि उसने बोला कि एक जो है ज्यादा हावी हो गया है रिसेंट ईयर्स में, तो वो आपको स्टैंड लेके बोलना पड़ेगा। उसके बिना लिए आंसर अपनी नित्य है जो गति स्थान है वहां नहीं पहुंच पाएगा।
तो आंसर जब हम लिखने जा रहे हैं तभी पकड़ना पड़ेगा उसको कि फॉर्मल प्रेशर ग्रुप जैसे फिक्की है, फॉर्मल है वो, एसोचैम फॉर्मल है। तो आई थिंक इनफॉर्मल की तरफ ज्यादा झुकाव करने की बात हो रही है, क्योंकि अचानक से इमर्ज होके आते हैं और इमर्ज होकर फिर वो जो है जनता में उसका बड़ा क्रेज हो जाता है। और सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है उसका। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज उसमें तरह तरह के डिबेट बोलने लगती हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज आस्किंग सच क्वेश्चन, दैट हाउ जी। इम्पोर्टेंट इट हैज बिगन। हम्म। वो कैंपेन बन जाता है अपने आप, जैसे कुंभ के टाइम में भी था, कांवड़िया के टाइम पे जैसे कुछ हो सकता है। लेकिन जी। हमें ऐसे एग्जाम्पल ना लेके, हम्म। हमें हमें जो है पॉलिटिकल राइट्स के लिए, जैसे फिजिकल डिसेबल पीपल के राइट्स हैं, जब कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो वो चीज फिर कोई उठाता है व्यक्ति। और जैसे किसान संघ वगैरह हैं, कोई भी एक एक दो दो लीडर के भी अपने आप में ग्रुप बने हुए हैं। वही जी। मुखिया है, वही लीडर है, वही बोल रहा है। तो थोड़ा सा हमें और उसमें एक्टिवली बोलना पड़ेगा। हम्म। रोल ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, accountability of the government to the people is the fundamental basis on which is ensuring the functioning of a healthy democracy, which is also ensured by PAC. ठीक है भाई। Assessment of reports presented in the parliament enable assess performance efficiency और aids in formulation of budget to maintain fiscal prudence। वो पूछ रहा है कैसे, बहुत अच्छा आपने बताया। Ensure transparency, healthy balance sheet, PSU, BSNL। It thus shapes the consumption, expenditure, political decision of would lead to informed decision making। Thus PSC is one of the stepping stones to the citizen trust। बहुत अच्छा लिखा। लेकिन आपको इसमें एग्जैक्टली रियल एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, तब जो है आपका आंसर फुलफिल हो जाएगा। कैसे 15 लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर उसके जो पार्ट होते हैं, कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट उठा लीजिए सरकार का, चाहे फिर वो मिड डे मील स्कीम हो, चाहे फिर वो एमजी नरेगा हो, चाहे फिर वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, और चाहे फिर वो भारत का गति शक्ति हो, कुछ भी ले सकते हैं। जी। तो पब्लिक अकाउंट्स है, जो भी चीज पब्लिक अकाउंट से जा रही है उस पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के जब वो बैठते हैं और वो उस पर चर्चा करते हैं, हम्म। तो वो एक एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल लाने बहुत जरूरी है। उससे हम थोड़ा अलग बता पाएंगे। बाकी आई थिंक बहुत सारे पॉइंट्स आपने बड़ी ही खूबसूरती से सिंपल तरीके से लिख दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए। Thus, the rights of people with disability at 2016 ensure effective mechanism for empowered and inclusion of the intended beneficiaries in society। Does, क्या वाकई ऐसा हो पा रहा है उससे? तो वेलफेयर ऑफ द स्पेशली एबल्ड पीपल इज क्रिटिकल टू फुलफिल द गोल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डिग्निफाइड लिविंग, आर्टिकल 21 एज इंश्योर्ड बाय। बिल्कुल सही बात। चलो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिविटी एक्सेसिबिलिटी लाइक मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ रैम्प्स इन हॉस्पिटल्स एंड यूनिवर्सिटीज एंड चर्च एंड इलेक्ट्रिक बसेस होना चाहिए ना, ये हो नहीं रहा है। तो कितना परसेंट आप बोलो? 20% इन अर्बन एरियाज, 5% इन रूरल एरियाज, 2% इन रूरल एरिया। मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट मस्ट बी इनकरेज्ड एंड द ड्यू जो मैंडेट है वो फुलफिल होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं पाता। लेकिन उसके अंदर जो है आप बोलते रहते हो, उनको उनको नचाते रहते हो। उनका जो रिजर्वेशन, उनका जो सर्टिफिकेट है खासकर, वो भी अब तो बहुत टफ कर दिया है उनका जो इट्स वेरी टफ। ये आप जो क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद भी आपको जॉब पे आपने एग्जाम भी क्रैक कर दिया लेकिन आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता। तो वो जी। यही कहना चाह रहा है कि क्या इफेक्टिव मैकेनिज्म है? अब आप हम्म। नौकरियां नहीं दे रहे हो तो क्या आदमी को क्या डर के मारे जो इंस्टीट्यूशन है क्या उनको ले लेता है वो, या उसको कोर्ट जाना पड़ता है? कोर्ट जाकर उसको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, या उससे पहले ही फिजिकल पीपल विद डिसेबिलिटी जो लोग हैं उनका जो 2016 का जो जो प्रावधान है, क्या वो अपने आप में इतने खतरनाक हैं कि उसके अंदर इतना डेटरेंस है? क्या उसके अंदर इतने टीथ हैं कि आपने गड़बड़ की तो आपको जेल भेज दिया जाएगा सीधा, या आपको 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा? तो अगर जी। ऐसा नहीं है तो फिर तो लोग जो है मतलब वो लोगों को घुमाया जाता है। वो यही पूछना चाह रहा है कि क्या वाकई मेन स्ट्रीम सोसाइटी के पार्ट वो बन पाए अब तक? लेकिन फिर आप जब बोलोगे कि नहीं जी, डॉक्टरों का जैसे हमने अभी चर्चा भी की थी कि कैसे डॉक्टर बनने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन कह रहा है कि क्या सीढ़ी चढ़ सकता है। अब व्हील चेयर वाला सीढ़ी कैसे चढ़ देगा? हम्म। क्या पानी का गिलास उठा सकते हो? अरे क्या इसके बिना डॉक्टर ही नहीं बन? डॉक्टर हो सकता है, उसका ब्रेन भाई बहुत गजब हो सकता है। जी। वो तो खुद ही ऐसी बात कर रहे हैं। टीचर के साथ ऐसा हो रहा है, आईएएस आई मतलब सिविल सर्विसेज में ऐसा हो रहा है,
फिर आप ये तो भूल ही जाइए, फिर तो आप भूल ही जाइए कि बहुत ही वर्ल्ड क्लास, अगर मान ले आपके पास ब्रेन है वर्ल्ड क्लास और आप बहुत खतरनाक आर्किटेक्ट है, लेकिन आप फिजिकली डिसेबल्ड है, कौन सी हिंदुस्तान की ऐसी साइट है जहां आप चले जाएंगे और अपने आप वापस आ जाएंगे? हम्म। और गुड़गांव जैसा हो और मान लीजिए बारिश आ जाए, तो फिर तो मैं कह नहीं सकता कि आप कहाँ जाएंगे। हम्म। तो क्वेश्चन ये है कि आप कैसे करेंगे क्या चीज, तो आपको प्रैक्टिकल लेके आना पड़ेगा। शीतल देवी आर्चरी में आपने कर दी, लेकिन शीतल देवी तो मतलब एक्सेप्शनल, शीतल देवी तो स्पोर्ट्स पर्सन ही है भाई। बात हो रही है जब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बात हो रही है जब आपको हॉस्पिटल जाना है, बात हो रही है आपको मार्केट से सामान लाना है, बात हो रही है कि आप बाहर निकल सकते हो, या आपको मतलब फुल टॉर्चर है। तो ये अच्छा पॉइंट है, एजुकेशन रिफॉर्म्स लीडिंग टू ब्रेल बुक्स एंड ई कंटेंट सोशल एडेप्टेबिलिटी स्टिल रिमेन्स a challenge. Government has made safe residing centers to ensure safe living. दीनदयाल सेंटर्स वेरी गुड, टूरिज्म एक्सेसिबिलिटी लाइक ताजमहल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। Therefore, a comprehensive overall need of the hour to truly bring the change on the ground. ये बहुत अच्छा बोला लास्ट में। दिशा दीक्षा program should be also train teachers in this regard. Behavioral change will ensure disabled become independent. अरे डिसेबल बिकेम इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड नहीं, वो तो है ही यहाँ। आम आदमी बिकेम मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स देम। बिहेवियरल चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर आम आदमी, वो तो बोल ही रहे हैं लड़ लड़ के। वो तो रेस्टोरेंट के अंदर भी जो है वो, रेस्टोरेंट के अंदर भी हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में भी उनको रोक लिया जाता है या उनको बोला जाता है कि आप सबके साथ नहीं बैठोगे, तो फिर वो हल्ला मचाते हैं और फिर उसके बाद न्यूज में भी आता है। आम आदमी के बिहेवियर के चेंज होने की जरूरत है ना, वो तो शायद हाँ, ये वही उल्टा उसी लिख। पर्सपेक्टिव में लिखा है मैंने। तो पर उसको बिहेवियर चेंज विल कंटिन्यू भी इंश्योर, करना था पर बिहेवियर चेंज ऑफ change- बिहेवियर चेंज अमंग masses will ensure, हम्म। masses who have to become more। तो ठीक बात है। तो स्पेशली एबल्ड वर्ड जो है वो, या डिसेबल जो भी आप कहिए। हम्म। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पारंपरिक अधिकारिते जो तंत्र की बात हुई थी शुरू में, लोक सेवा आधारशिला भारतीयकरण मजबूत कड़ी की तरह जोड़ा, जनता के बीच पुल की तरह काम करता है। पारंपरिक नौकरशाही की रचना महत्व और पारदर्शिता उस समय के परिवर्तन के साथ निरंतर प्रभावी विकास को उभर कर लाई। स्वतंत्रता में भारत में केवल 40% साक्षरता होने के बाद भी आधारभूत ढांचे का निर्माण किया। अरे वाह, बड़ा अच्छा लिखा आपने ये बात तो। आरंभ में केवल अंग्रेजी वाली पत्रिका से हिंदी 1970 में तथा अन्य भाषाओं से जोड़ा गया। 1969 में बैंक में विलयकरण में भूमिका निभाई, एलपीजी में भूमिका निभाई, बहुत प्रशंसा कर दी। संसाधनों के गलत बंटवारे को रोकने के लिए ऑनलाइन बिल का प्रावधान किया। जटिल और कठोर प्रक्रिया में बदलाव लाकर नौकरशाही को जवाबदेही तथा पारदर्शी, जनता से जुड़ने के लिए जनता दरबार। तो ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार, कार्य में देरी और भाई भतीजा जैसी समस्याओं का अंत करने की नीति। तो ठीक बात है, थोड़ा बताना है, थोड़ा सा और शुरू में बता दीजिए ये भाई भतीजावाद वाली जो आपने बात कही है, पहले भी बताई जा सकती है कि कैसे जो पारंपरिक ढांचा है वो गड़बड़ है। तो उसके बाद जो आपने पॉइंट्स बोले, आई थिंक दे आर वेरी मच वैलिड। तो आंसर प्रोग्रेसिव है, आंसर आउटलुक थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्या काफी फॉरवर्ड लुकिंग। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बाल नीति की, तो आपने क्या बोला, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति का निर्माण डीपीएसपी के विशेष प्रावधानों को ध्यान में रख के किया गया। तो अच्छा ही, बहुत अच्छा शुरुआत की आपने। आर्टिकल 45 आपने बताया राज्य का कर्तव्य है कि जो 6 साल के बच्चों का पोषण। अनुच्छेद 51 है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य माता पिता। अनुच्छेद 21 है, बहुत अच्छा तरीका है ये करने का, सभी वर्गों के विकास की नीति के तहत बच्चों का विकास, सुरक्षा, कल्याण, पोषण, शिक्षा और संरक्षण का विकसित करना। मिड डे मील स्कीम 2006, बाल कल्याण योजना 2014, बचपन बचाओ एनजीओ, बंधुआ मजदूरी के लिए कानून लेके आए। पोषण 2.0 में स्टंटिंग जैसी समस्याओं के साथ महिलाओं में गर्भ धारण के समय होने वाली अनीमिया की समस्या पर भी कार्य करता है। आंगनबाड़ी योजनाओं के माध्यम से। तो आई थिंक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। इंग्लिश में भी हमने बहुत अच्छा लिखा था, तो दोनों को आई थिंक मिक्स कर दिया जाए, इट बिकम्स अनबीटेबल। भ्रूण हत्या के लिए तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आई थिंक वेरी वेरी इनोवेटिव एंड वेरी वेरी थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट्स। विश्व व्यापार की अगर बात कर रहे हैं तो 1948 में गैट का निर्माण किया गया, जिससे डब्ल्यूटीओ में बदलाव आया। वैश्विक मुद्दों को देखने की जो मतलब उसको सुलझाना है, टैरिफ और नॉन टैरिफ है, ठीक बात है। किंतु वह डब्ल्यूटीओ पर विकसित देशों और आर्थिक निवेश करने वाले देशों को कुछ स्थानों पर प्रस्तुत किया गया, जो कि दोहा वार्ता में विकासशील देशों के तर्क और व्यापारिक हितों की पुष्टि करने में विफल रहने से स्पष्ट होता है। सब्सिडी संबंधित विवाद, पर्यावरण संबंधित विवाद, ठीक है, लेकिन जैसा हमने ऊपर चर्चा की, थोड़ा सा और ब्रॉड, थोड़ा और नॉलेज बेस्ड आंसर होना चाहिए। जब बात होती है कि कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में कैसे हमने नॉर्थ ईस्ट की जो मतलब भारत की पूर्वों की नीति है, आपने क्या लिखा है इसमें? लचीली और समय की परिवर्तन हो, ठीक बात है, लचीली यानी फ्लेक्सिबल है और कंटेम्प्रेरी आइडियाज को
पोर्ट्रे करती है, रणनीति दृष्टिकोण और गुट निरपेक्ष की नीति के मिश्रण को दिखाती है, आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम दिखाती है। 1991 एलपीजी सुधार, एशिया के पूर्वी देशों के साथ भारत के संबंधों के कारण भारत द्वारा रीजनल डिप्लोमेसी, व्यापार और निवेश के लिए जापान ऑस्ट्रेलिया देशों के साथ जुड़ना, आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमने यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है ये, भारत बांग्लादेश म्यांमार कालाधान मल्टी मॉडल निर्माण, चीन की अतिक्रमण नीति के विरुद्ध आधारभूत संरचना, क्वाड, हिंद महासागर प्रशांत महासागर सुरक्षा सुनिश्चित करना, सागरमाला द्वीप समूह पर हवाई पट्टियों का निर्माण। आई थिंक ऑन ट्रैक काफी सारे पॉइंट्स आए, हमने ऊपर चर्चा की थी, उसको आप दोबारा से साथ में देख सकते हैं। जब बात आती है सार्क, वही बात है कि भारत में बढ़ते हुए जो सीमा पारी या आतंकी हमले हैं, और बाकी जगह जैसे इस्लामिक जो कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर पाकिस्तान बोलता है, यूएन में बोलता है, हर जगह इंडिया को वो करता है, तो सार्क के भविष्य के लिए सहायक नहीं है ये। तो उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। तो 18 सार्क का गठन आपने बता दिया, चलो कल्याण को बढ़ावा देना बता दिया, जीवन स्तर में सुधार बता दिया, भारत की आतंकवाद लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, चलो हिंदी में हमने, इंग्लिश में हमने जल्दी लिखा था ये सब, भारत की डी हाइफेनेशन की नीति जिसके तहत बांग्लादेश नेपाल म्यांमार में सड़क संपर्क योजना, ये पॉइंट बहुत, देखो आपने उसका सब्स्टिट्यूट बता दिया जो मैं आपको बोल रहा था कि क्षेत्रीय सहयोग आर्थिक सहायता प्रदान करना, किंतु पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार के समझौतों पर विराम होना। और सार्क के साथ हमने ऐसा क्यों किया है वो हमने इंग्लिश में देखा ही था, भी करना पुलवामा है या जो भी है, हमने सारा बताया कि वो सब होने के बाद साथ साथ में नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ वो एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट यहाँ से हम अगर जोड़ दें तो आई थिंक इट बिकम्स मच मोर डायनेमिक एंड इट मच मोर मीनिंगफुल। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति वाला जो आंसर था इंग्लिश में जब हमने किया तो इट वाज फॉर ब्रॉडर एंड लॉट ऑफ आइडियाज वर देयर। तो अब देखते हैं 124 से 127, ये एक अलग पॉइंट है, शक्तियों के कार्यों का वर्णन, अनुच्छेद 147, सुप्रीम कोर्ट के भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार, जिसके कारण भारतीय न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता की भूमिका निभाती है। ओके, उसका एक्टिव रोल है। एनजेसी अधिनियम, कॉलेजियम प्रणाली को बहाल किया गया, तो ऊपर ज्यादा अच्छा और ज्यादा डिटेल्ड था, इसमें से हम कोई खास पॉइंट वहां पहुंचा नहीं पाएंगे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक ही समय चुनाव वाली जो हमने क्वेश्चन किया, उसको अगर हम यहाँ देखते हैं, भाग 15 अनुच्छेद 324 329, आपने बता दिया, इंट्रोडक्शन ठीक है, ऑन ट्रैक है, ये भी एक स्टाइल है। 1956 तक राज्यसभा विधान एक साथ होते थे, ये भी ठीक है। कुछ विशेष स्थितियों में एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति के लिए क्या उपबंध है? आपातकालीन स्थिति, राज्य सरकार का गिरना, संसद और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव होने की स्थिति, सरकारी जवाबदेही और गैर जवाब जब भागीदारी, सकारात्मक नकारात्मक जो आपने बनाया, आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल वे टू डू इट। समय की बचत है लेकिन समुदाय विशेष और क्षेत्रीय मुद्दों को गौण होने का खतरा, आचार संहिता के कारण होने वाली देरी खत्म होगी, पर पूर्ण देश में एक साथ आचार लगाने से कुछ प्रभाव भी हो सकते हैं, निश्चित समय की अवधि में ही खत्म करना होगा, विस्थापन के कारण मताधिकार लोगों को करने में कठिनाई हो सकती है, राष्ट्रीय दलों का अधिकार उभर कर आना और क्षेत्रीय दलों का गठबंधन को थोड़ा नुकसान होना जैसे रीजनल। तो आई थिंक ये आंसर आपने बहुत ही ज्यादा ब्रॉड और स्मार्ट तरीके से पुटअप किया, सो दिस इज अ वेरी गुड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। जब भारत के राजनीतिक प्रबंध दबाव, भारत दबाव समूह की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक दबाव समूह और औपचारिक दबाव समूह, अनौपचारिक दबाव समूह औपचारिक समूह की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली उभरे हैं। भाई हो सकता है ना, औपचारिक तो अब पैसे लेके बैठ गया, औपचारिक के पास पैसा आ गया, औपचारिक जो है वो कंप्लेसेंट मोड में चला गया, औपचारिक जो है एक पैरेलल गवर्नमेंट बन गया बेसिकली। औपचारिक जैसे मीडिया, न्यूज़पेपर हाउसेस सब औपचारिक है, लेकिन मैं अपना फेसबुक पे बोलना शुरू करता हूँ तो मैं अनौपचारिक हो गया, लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो अनौपचारिक में आ गया। तो किसी समुदाय विशेष द्वारा जनता और सरकार के मध्य कड़ी के रूप में अपने भागों को रखने की बात है। नीति निर्माण कार्यों जैसे लॉबिंग करने के माध्यम से सरकार के निर्णय परिवर्तन करना, लेकिन एग्जाम्पल दिए बिना इस आंसर में यहाँ नंबर नहीं आने वाला। एनजीओ, क्षेत्रीय लोगों तथा सिविल सोसाइटी द्वारा सरकार को पत्र लिखना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, वो ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। हमने न्यूज़पेपर इतने सारे किए कि कहाँ कहाँ पर ऐसा हुआ, कब ऐसा हुआ है, या कोई ऐसा एग्जाम्पल लद्दाख में होते परिवर्तन, राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का संरक्षण, ठीक बात है। लोकतंत्र में भागीदारी, पंचायत स्तर पर सरकारी संगठन मिलकर काम करना, नेचुरल फार्मिंग, और जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विभिन्न समूहों को सांस्कृतिक धार्मिक मुद्दों को उठाना जैसे आरएसएस है, जैसे आरएसएस तो फॉर्मल है। तो अब नकारात्मक, लेकिन क्वेश्चन यही बोल रहा है बाद में कि नकारा जो 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 कि अनौपचारिक हैं वो कैसे औपचारिक पर हावी हो गए हैं, वो आपको बताना पड़ेगा कैसे। वो औपचारिक जो है वो सोच ही नहीं पाते, वैसे अनौपचारिक जो है आउट ऑफ द वे सोचते हैं, अनौपचारिक जो है वो डायनेमिक हो गए हैं। चाहे फिर वो चाहे फिर वो कहना चाहिए ट्रैफिक की बात हो, ट्रैफिक रूल्स की बात हो, जब एक बात चलती है तो फिर वो फिर सरकार उसको बाद में बोलती है चलो ऐसा कर लिया, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अनौपचारिक। जनता के प्रति सरकार की
जवाबदेही स्थापित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका की विवेचना की। तो आपने बताया 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, सरकार की वित्तीय खातों और विनियोग खातों को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जवाबदेही दे दी, बजट पर प्रश्न, आधारभूत संरचना, धनराशि का वितरण, लेकिन एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अब जब हम पीपल विद डिसेबिलिटीज एक्ट की बात कर रहे हैं तो आपने उसमें कहा कि शिक्षा, नौकरी, संस्थानों में भागीदारी सुनिश्चित करना है। एक्ट के द्वारा दिव्यांगता की परिभाषा और विशेष शब्द का प्रावधान ताकि व्यक्ति की गरिमा का हनन ना हो। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 21 की बात की, अनुच्छेद 16 में सकारात्मक भेदभाव के साथ विशेष आरक्षण की बात की, लेकिन आप बताओ कि आरक्षण के बावजूद भी ये नहीं मिल रहा है उनको। स्कूलों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर आधारभूत संरचना का निर्माण नहीं हो रहा है, उसके लिए पैसा भी है लेकिन उसको किया नहीं जाता, उसके लिए वो सेंसिटिविटी नहीं है, उसके लिए बिहेवियरल चेंज नहीं है। वो रैंप होगा भी तो टूटा होगा, होगा भी तो लोहा उसका गल रहा होगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये आपको एग्जैक्टली यहाँ लिखने पड़ेंगे थोड़े थोड़े करके, तब जाके उसमें बात बनेगी। तो मानसी, यू कैन पुट अप योर फीडबैक इन ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिकल वे। सर जो टोन है, एक तो दैट शुड बी पॉजिटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव होनी चाहिए। कहीं कहीं पे वो पॉइंट्स में नेगेटिव हो जाती है, और कहीं कहीं पे जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा फुलफिल नहीं होता, तो उसमें गैप था, तो तो वो हम उसके चीज। लिए क्या करेंगे, आप ये बताइए कि ये चीजें मैं ऐसे चेंज करूंगी, ये नहीं जो आपको समझ में आ गया वो तो आ ही गया, पर हमारी अब वो स्टेज है जहां हम उसका क्विक रेजोल्यूशन की बात करते हैं कि मैं इसको ऐसे रिजोल्व करूंगी, मैं इसको ऐसे हम्म। रिजोल्व करूंगी, मैं इसको ऐसे रिजोल्यूशन जी बताइए। सर, सॉल्यूशन उसमें एक तो यही है कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन ने पूछा है उसमें हमारा क्लियर स्टैंड दिखना चाहिए, तो मैं वो लेके आऊंगी आंसर में। थोड़ा सा मैं अपने आप को रिस्ट्रेन कर लेती हूँ कि वो नेगेटिव पोर्ट्रे ना हो, जैसे इनफॉर्मल वाला था कि डोमिनेट कर रहा है नहीं कर रहा फॉर्मल पे। पूछ ही रहा तो है वो, इसलिए रिसेंट ईयर्स में पूछ रहा है वो क्वेश्चन, आपको बोल रहा है कि रिसेंट ईयर में ऐसा हो गया है। अगर वो जी। कहता डू यू एग्री, तब हम्म। आप मत करो, लेकिन वो कह रहा है ऐसा हो गया है, जी। और फिर कह डिस रहा है वो एग्जामिन, क्रिटिकली हम्म। एग्जामिन भी नहीं कह रहा, एग्जामिन करने को बोल रहा है, तो आपका फर्ज ही नहीं बनता कि आप उसमें कमी निकालो। हाँ जी। हम्म। भाई मैं आपको बोल रहा हूं अभी कि आप अपना फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए जो आपको समझ में आया। तो कुछ भी हम्म। बोलोगे ना आप, एक मैं बोलूं चलिए समराइज कीजिए, हाँ। जो मैंने बोला है आप उसमें से बस वही बोल सकते हो, सर आपने ये बोला, आपने ये बोला, आपने ये हम्म। बोला। हम तो समराइज नहीं कर रहे ना, हाँ, नहीं नहीं। आपको रिस्ट्रेन नहीं करना है, आपको बोल्ड होना ही पड़ेगा। हम्म। अब वो आपको जैसे क्लियर। ब्यूरोक्रेसी में भी आपने सीधा रेड टेपिज्म और वो सब बात सबको पता है, रेड टेपिज्म है, लेकिन हम्म। रेड टेपिज्म को बिना बोले आप उसको लिखो कैसे, ये है ना बात। जी। हाँ सर, तो यही मतलब चेंजेस पे फोकस करूंगी नेक्स्ट सेट पे मैं, जब लिखूंगी तो और प्रिसाइज। सर दोनों साइड्स लानी है सर, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और स्टैंड लेना है, और एग्जांपल्स के साथ आएंगे सर वो चीजें। So with practice we can do it, I'm sure, and the idea to bring the best on the table, because it's a very organic, very interesting and a very demanding exercise which becomes a thought provoking process. हमें पूरा विश्वास है कि ये सब समझने के बाद आदमी कम से कम जब कई घंटे तक कुछ और काम भी करेगा तो उसके दिमाग में पॉजिटिव आइडियाज रिजोनेट करेंगे और उसको मजबूर करेंगे कि आप उस दिशा में सोचें। यदि आपने पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन और आपने पॉजिटिव अप्रोच से सारे प्रोसेस को फॉलो किया है तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप में परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसी विश्वास, इसी अप्रोच और इसी विचार के साथ आई थैंक ऑल ऑफ यू for being working with Ansarkari to make your success a tangible one and make your success a meaningful one, which is the wish and desire of all of us. Thank you very much.